हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? राइट ना। चलेगा, हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का सर डायमेंशनिंग टेक्निक्स पार्ट 2। राइट। इस पार्ट पे बेटा हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है पार्ट 1। ठीक है, उस डायमेंशनिंग वाले पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशनिंग लाइन को किस 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 पर्पज से दिया जाता है, कितनी डिस्टेंस पर दिया जाता है, डायमेंशनिंग सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डायमेंशनिंग की बात करूंगा, कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है, उसमें अगर लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन थिन होती है, डायमेंशनिंग लाइन भी थिन होती है, ऑब्जेक्ट लाइन कंटिन्यूअस थिक होती है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में सर्कल सर हॉल बना रखा है, ठीक है, तो उस हॉल को अगर हमें उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो उस केसेस में हम एक लीडर लाइन बनाते हैं। और लीडर लाइन जनरली सर 30 डिग्री से बिलो नहीं बनाई जाती, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर बनाई जा सकती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो लीडर लाइन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री से बिलो नहीं बनाते, 30, 45 और 60 डिग्री पर जनरली बनाई जाती है। ठीक है, अगर कोई डायमेंशन लाइन किसी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है तो उस केसेस में हम बोलते हैं लोकेशन डायमेंशनिंग है सर। और अगर किसी के साइज को रिप्रेजेंट करती है तो साइज डायमेंशनिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक। अच्छा, डायमेंशनिंग के 2 सिस्टम्स थे हमारे पास। कौन कौन से सिस्टम्स थे सर? एलिगन सिस्टम था और दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम था। एलिगन सिस्टम में क्या होता था बेटा? एलिगन सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती थी उसको हम पैरेलल लिखते थे डायमेंशनिंग लाइन के। ठीक है, और अगर हम यूनिडायरेक्शनल की बात करें तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में सर डायमेंशन को कट करके या डायमेंशन लाइन को कट करके न्यूमेरिकल वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता था कि बॉटम साइड से आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, यही सब कुछ था। एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन लाइन को कितनी डिस्टेंस पर बनाया जाता है, तो 6 mm to 8 mm बनाया जाता है जनरली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। ठीक है, थोड़ा समय बिना गवाए हुए हम आगे चलते हैं। राइट। सो हम देखेंगे यहाँ पर डायमेंशनिंग का पहला जो हमारा पॉइंट टेक्निक 2 में स्टार्ट होता है वो होता है भाई कितने टाइप्स के हमारे पास प्रोजेक्शन होते हैं। तो हम बोलेंगे 2 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। राइट ना। आप लोग जनरली ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा सर क्वाड्रेंट। राइट ना। अगर मैं किसी प्लेन की बात करूं और प्लेन की एज की साइड से देखूंगा तो सर मुझे क्या दिखेगा? लाइन दिखेंगी। राइट ना। तो अब इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं आपस में, ठीक है, कैसे हैं? परपेंडिकुलर इस टाइप से, तो इस केसेस में इसकी केवल ये लाइन और ये लाइन दिखना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 4 प्लेन है, एक है ना, ये 1 हो गया, ये 2, राइट ना, ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6। राइट। तो इस टाइप से हम देखेगा अपर और लोअर साइड देखेंगे तो ये कुल मिला के 8 हो जाएंगे। 4 प्लेन कितना सेक्शन बना रहे हैं? 8 बना रहे हैं। तो देखिएगा, पहली बात ये होती है कि ये वर्टिकल प्लेन है मेरा। कौन सा प्लेन है ये? वर्टिकल प्लेन है। ये कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वर्टिकल प्लेन फिक्स्ड होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मूवेबल होता है। किस डायरेक्शन में मूवेबल होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया जाए, फ्रंट साइड से देखने पर जो व्यू दिखेगा वो फ्रंट व्यू होगा। और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? वर्टिकल में। ठीक है, या वर्टिकल प्लेन में। और टॉप से देखने पर जो बनेगा, ठीक है, जो व्यू दिखेगा वो टॉप व्यू होना चाहिए मेरा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो टॉप से देखने पर जो व्यू दिखेगा वो टॉप व्यू, और फ्रंट से देखने पर जो व्यू दिखेगा वो फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनता है सर? वर्टिकल प्लेन में। और टॉप व्यू कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे मूव करा दिया जाए तो टॉप व्यू कहाँ बन गया सर? नीचे की साइड में। ठीक है, और फ्रंट व्यू कहाँ बन गया? अपर साइड में। और ये दोनों की जॉइंट लाइन होगी, इस जॉइंट लाइन को हम एक्स वाई लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम डिनोट करने से पहले हम ये देखेंगे, इसका सिंबल बनाने से पहले हमने एक ट्रंक टाइप का कॉन ले लिया है, ट्रंकेट कॉन है। ठीक है, एक कॉन एक बड़ा था, इसको हमने कट कर दिया तो ट्रंक बोलते हैं इसको। राइट ना। अगर इसको मैं टॉप से देखूंगा तो उस केसेस में सर इसके दोनों सर्कल्स हमें दिखाई देंगे प्रॉपर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। राइट। अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूं तो घुमाने के बाद मेरे पास ऐसा आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो कैसा दिखना चाहिए सर? दोनों के दोनों सर्कल्स दिखने चाहिए, दिखेंगे प्रॉपर। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? टॉप व्यू जो है, देखिएगा टॉप व्यू आगे है, ठीक है, फ्रंट व्यू बैक साइड में। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट एंगल सिंबल और थर्ड एंगल सिंबल, इसको हम कहाँ डिनोट करते हैं?
भाई फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल होता है इसको हम टाइटल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइटल ब्लॉक्स जो होता है सर जो आपकी ड्राइंग सीट है उसके राइट हैंड साइड में बॉटम साइड में होता है। ठीक है, साइज़ कितना होता है इसका? साइज़ होता है 160 बाय 65, 165 बाई 65 या 185 बाई 100, राइट ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नहीं 85, 185 बाई 85, ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें, चलेगा। हम आगे चलते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि सर ये एक ड्राइंग हमें रिप्रेजेंट कर रखी है, राइट ना, और ये यहाँ पर हमें ए बी सी डी की फॉर्म में डायमेंशनिंग दे रखी है। यहाँ पर हमसे पूछा है फंक्शनल डायमेंशनिंग, राइट ना। तो भाई दो तरीके की डायमेंशनिंग होती हैं, एक होती है फंक्शनल डायमेंशनिंग, फंक्शनल, राइट ना, डायमेंशनिंग, और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल डायमेंशनिंग जो होती है जो इंस्पेक्शन और वर्किंग के काम आती है, राइट ना, और नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग वह डायमेंशनिंग होती है जो प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन, राइट ना, या भाई नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग हमें विशेष तौर पर प्रोडक्शन के ही काम आती है। ठीक है, चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और डायमेंशनिंग आ जाती है हमारे पास, ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग, राइट ना। सो ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग इन दोनों के अलावा जो होगी वो ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन मतलब जो हमारे वर्किंग के समय काम आए। तो एक बात बताइएगा, थ्रेड जो लेंथ होती है, देखिएगा दो लाइनें पैरेलल बना रखी हैं ये वाली, ठीक है, अगर ये लाइनें पैरेलल बना रखी हैं तो ये पैरेलल लाइन के किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर बोल्ट है और इस बोल्ट का ये क्या है बेटा? हेड है, राइट। और मैंने आपको बताया था बोल्ट का हेड कितनी पर चैम्फरिंग होता है? 30 डिग्री पर, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बोल्ट हेड 30 डिग्री पर चैम्फरिंग होता है, या नट हेड 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। ठीक है, अच्छा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो थ्रेड की लेंथ है वो फंक्शनल है मेरे लिए। ठीक है, और अगर हम कहें कि सर ये ग्रुप बनाएं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हटाने के लिए बनाए जाते हैं जनरली, इस बात को ध्यान रखें। तो जो इस ग्रुप और थ्रेड की लेंथ दोनों रिप्रेजेंट कर रखी है इसने, ये किस काम के लिए? मेरी किसी काम के लिए ना, वर्किंग के लिए, राइट ना। ये केबल और केबल प्रोडक्शन के समय काम आएगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं सर ये नॉन फंक्शनल है डायमेंशनिंग, ये फंक्शनल डायमेंशनिंग है, राइट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, राइट, या हम कहें सर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ जो है हेड सहित रिप्रेजेंट कर रही है। अगर केबल और केबल हेड की डायमेंशनिंग मुझे कर दी जाती कि हेड की थिकनेस इतनी है, तो भाई हेड की थिकनेस किसी काम आती है मेरे लिए? किसी काम नहीं आती। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है, केवल प्रोडक्शन के समय हेड की डायमेंशनिंग काम आती है। ठीक है, या थिकनेस काम आती है। ठीक है, और ये टोटल लेंथ दे रखी है, टोटल लेंथ ऑक्सिलरी लेंथ है कि कहीं पर हमें भाई इतने ही लेंथ का बोल्ट जो है हेड सहित रिक्वायरमेंट है, तो वो थर्ड कंडीशन में जनरेट होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग, राइट ना, ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग। ठीक, ये कौन सी डायमेंशनिंग है? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये भी हमारे लिए नॉन फंक्शनल होगी इस समय। ठीक है, ठीक, चलेगा, अब ध्यान रखें आप इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर हमें देखेगा, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है आपको ग्लास, राइट ना, ग्लास, राइट ना, ग्लास मटेरियल जो है, ग्लास को भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लास को आपने ड्राइंग पढ़ा है, तो ग्लास को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइनिंग दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये ग्लास है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, 2-3 जगह इस टाइप का सिंबल बना दिया जाता है। तो भाई ग्लास कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, आपको फिर सेकंड है वुड, लकड़ी। भाई लकड़ी कौन सा? ये है, लकड़ी का आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। भाई लकड़ी को हम किस तरीके से नोट करते हैं? इस तरीके से, ऐसे किया, और एक ही कॉर्नर से हमने इन लाइनों को इस तरीके से बना दिया। ये क्या है? वुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो भाई वुड का कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया अर्थ। भाई अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई अर्थ जो है मटेरियल है। ठीक है, तो अर्थ को रिप्रेजेंट आपने भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, चाहे आप सिविल ड्राइंग पढ़ें, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ें, या मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ें, ठीक है, मशीन ड्राइंग पढ़ें या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ें, उस केसेस में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम ग्राउंड लेवल को या अर्थ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान दीजिएगा, वो अर्थ नहीं है ये वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला अर्थ नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर ये वाला अर्थ है। ठीक, अच्छा, हमने देखा था कि कंक्रीट, भाई कंक्रीट क्या होता है? भाई कंक्रीट एक तरीके से मिक्सचर के रूप में हम इसको नोट कर देते हैं। पॉइंट लगा दो कई जगह पर उल्टे सीधे ट्रायंगल बना दो। ठीक है, तो जहाँ पर पॉइंट लगे हो, उल्टे सीधे ट्रायंगल बने हो, कंक्रीट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये क्या है? द्रव, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? ये है। देखिएगा लिक्विड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
आपको याद है अच्छे से, चलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं बहुत सारी जो आपको पूछ ली जाती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखें इधर, अगर हम कहें कि सर मुझे यहाँ पर पूछ लिया कि हैवी मेटल के लिए, हैवी मेटल्स, सो जितने भी हैवी मेटल्स हैं जैसे लोहा, आयरन, राइट ना, और भाई आयरन है, स्टील है, ठीक है, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए या इनकी सेक्शन करने के लिए, इनके मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 45 डिग्री पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, जिन्हें हम सेक्शन लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शन लाइन 45 डिग्री पर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जनरली इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो 2 mm होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हैवी मेटल्स के लिए ये। ठीक है, हैवी मेटल, स्टील, आयरन, राइट ना, स्टील, आयरन और भी हैं। ठीक है, इसमें भाई आपका कॉपर भी आ जाएगा, कॉपर भारी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। अब जो लाइट मेटल्स हैं, ठीक है, लाइट मेटल, ध्यान दें, लाइट मेटल आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप समझ जाएंगे, हैवी और लाइट जब आप देखेंगे 4 ऑप्शंस में से आपको समझ में आ जाएगा। सो लाइट मेटल के लिए हम क्या करते हैं सर, इसको एक दूसरे का 45 डिग्री पर क्रॉस कर देते हैं, ये लाइट मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा मटेरियल है, लाइट मेटल है ये, ठीक है, लाइट मेटल है, ठीक, अगर मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल है जैसे एस्बेस्टस, ठीक है, या रबर, राइट, ठीक है, जो नॉन कंडक्टर है, ठीक है, सो इस केसेस में एस्बेस्टस, है ना, जनरली एस्बेस्टस, रबर, ठीक है, तो इस केसेस में आपको जो डायमेंशनिंग की जाती है वो क्या किया जाता है, आपको 45 डिग्री पर लाइन बना दी जाती है और लाइनों को हॉरिजॉन्टल भी बना दिया जाता है। ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है, ध्यान रखें, एस्बेस्टस वगैरह है, रबर है, ठीक है, जितने भी नॉन कंडक्टर मटेरियल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, अगर हमसे फिर पूछ लिया जाए कि सर हमारे पास ब्रिक वर्क है, कहीं पे ब्रिक वर्क है ना भाई, चिनाई वगैरह जहाँ पर ब्रिक की हो रखी है, उस केसेस में क्या किया जाता है, तो ब्रिक वर्क के लिए हम क्या करते हैं, 2-2 लाइनें पैरेलल और फिर स्पेस ज़्यादा छोड़ देते हैं, फिर 2-2 लाइनें पैरेलल, फिर स्पेस ज़्यादा छोड़ देते हैं, फिर 2-2 लाइनें पैरेलल, फिर स्पेस ज़्यादा छोड़ देते हैं। इस तरीके से इन डायमेंशनिंग को या ब्रिक वर्क की डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चलिएगा। फिर और आगे, अगर सर ब्रिक वर्क की जगह स्टोन वर्क हो तब क्या होगा, स्टोन वर्क या स्टोन मैसन, ठीक है, स्टोन वर्क। तो स्टोन वर्क के लिए ध्यान देंगे इस बात पे कि स्टोन वर्क के लिए हम क्या किया जाता है, भाई लाइनें पैरेलल खींच देते हैं, बीच में डॉट लाइन बना देते हैं, लाइनें पैरेलल खींच देते हैं, फिर डॉट लाइन बना देते हैं, इस तरीके से हम स्टोन वर्क को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर और भी हैं, और जैसे हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, स्टोन वर्क हो गया, और अगर रिप्रेजेंट किया जाए और कितना हो सकता है, सो देखिएगा यहाँ पे और मटेरियल कौन कौन सा है। सो हम यहाँ देख सकते हैं, लिक्विड के लिए मैंने बता ही दिया आपको, लिक्विड कब होगा, लिक्विड को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है हमारा, लिक्विड है। ठीक है, चलेगा, ठीक, बाकी का और मटेरियल आगे आते जाएंगे, जिससे आपको पेड़ वगैरह है ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, चलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अगेन आगे, ठीक है, ठीक, डायमेंशनिंग हो गया। अब जनरली केसेस में ध्यान दें आप लोग, जिस डायमेंशनिंग को, जैसे कि ये एक मुझे ड्राइंग दे रखी है, राइट ना, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, ये डायमेंशन लाइन दे रखी है, ये एक्सटेंशन लाइन बना रखी है इसकी, तो जिस साइड में ये एक्स लगा होता है या ये सिंबल डिनोट किया होता है कि भाई एक्स वाई जेड कहीं से भी स्टार्ट करो, जो इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जैसे 1 2 3 MNO, ठीक है, PQR, राइट, एक्स वाई जेड, तो जिस डायरेक्शन में ये एरो के साथ में लगा होता है उसे हम फ्रंट व्यू मान के चलते हैं। ठीक है, और उसके अपर साइड को टॉप व्यू और इस साइड को राइट क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड व्यू है ये। ठीक है, साइड व्यू या लेफ्ट साइड व्यू बोल सकते हैं, क्योंकि इस साइड से बोलना तो लेफ्ट साइड व्यू। तो देखिए फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो सामने सर, टॉप व्यू सर बॉटम में आएगा, और लेफ्ट साइड व्यू सर राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आपको दिखेगा, इस केस में क्या है सर, ये फ्रंट व्यू है, राइट ना, ये टॉप व्यू है, और ये राइट हैंड साइड व्यू है, तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस बात को ध्यान देखिए, ये भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये
आपको वेल्डिंग जो है, ठीक है, अब वेल्डिंग आपके लिए कई बार आता है, वेल्डिंग सिंबल्स आते हैं, तो वेल्डिंग सिंबल्स जो हैं एक्चुअल फॉर्म में इस टाइप से होते हैं कि अगर दो चीज़ों को, भाई दो चीज़ों की एज से एज मिलाकर जब भी वेल्ड किया जाता है तो उसे वट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट वेल्ड, राइट ना। अब इन दोनों को थोड़ा सा इधर स्पेस खाली करके अगर हम इसको फिल कर दें वेल्ड से, तो इस टाइप के जोड़ को, ये कौन सा वेल्ड हो गया मेरा, बैक वेल्ड हो गया या बट वेल्ड हो गया, राइट ना। जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर करके जोड़ दिया जाता है तो उस केसेस में भाई ये जो फिल किया जाता है, राइट ना, ये फिलिट होता है, राइट ना, इसे फिलिट वेल्ड बोलते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखना चाह रहे हैं, भाई 3 डायमेंशनल में देखना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा 3 डायमेंशनल में देखना बहुत आसान है इसको, ठीक है, खास तौर पे देखो, राइट। सो अब क्या हुआ कि भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो अब ने हमने वेल्डिंग किया, तो वेल्डिंग जब किया तो वेल्डिंग इस तरीके से हम फिल कर देंगे, राइट ना। जब वेल्डिंग हम इस तरीके से फिल कर देंगे और जब इस कॉर्नर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर ये कॉर्नर जो है जस्ट ट्रायंगुलर शेप में फिल हो गया है, राइट ना। तो इसके लिए हम बोलते हैं फिलिट बेल्ट। तो फिलिट बेल्ट का सिंबल कई बार आपसे पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल शेप का होता है। प्लग बेल्ट में क्या किया जाता है, जैसे हॉल कर दिया, राइट ना, गैप दो सीट्स को आपस में जोड़ना है, तो हमने क्या किया, एक सीट में हॉल करके उसको अंदर बेल्ट से भर दिया, तो भाई एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बेल्ट में, भाई स्क्वायर बेल्ट में सिंपली क्या किया जाता है, बट बेल्ट का ही फॉर्म है स्क्वायर बेल्ट, दो प्लेट्स को क्या किया जाता है, उनके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है और उस गैप को मटेरियल से टोटली फिल कर दिया जाता है, ये स्क्वायर बट होता है, राइट ना, या स्क्वायर बेल्ट होता है, ठीक। इस केस में देखिएगा लेप जॉइंट, लेप क्या होता है, लेप भाई लेप ऑफ मदर, गोद, माँ की गोद बोलते हैं ना, लेप ऑफ मदर, तो ध्यान दीजिएगा एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, जैसे गोद में बच्चे को बिठाते हैं ना तो ऐसे बैठता है, राइट। तो इस केसेस में लेप एक दूसरे के ऊपर रखा हो तो लेप, राइट ना, तो ये लेप जॉइंट का फॉर्म है। अब लेप जॉइंट में देखिएगा हमने इसको बेल्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से बेल्ट कर दिया है ये इस एज को पूरा, ठीक है। ये क्या है सर, बट जॉइंट है, भाई बट जॉइंट यही होता है, ठीक है। ये टी जॉइंट है, बोथ साइड से जॉइंट कर दिया, ये कॉर्नर जॉइंट है, इसे बीड भी बोलते हैं, भाई दोनों एजेस को हमने किया और आगे से बेल्ट कर दिया, ठीक है, इस टाइप से बेल्ट कर दिया। इसके सिंबल हम देखने वाले हैं आगे, देखिएगा इसके जो सिंबल्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल हैं ये, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो यहीं से आना चाहिए। देखो फिलिट बेल्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलिट बेल्ट इस तरीके का होता है, स्क्वायर बट, राइट ना, स्क्वायर बट ये हो गया, स्क्वायर बट इस टाइप से है सर, ये आर्क लगा दिया, दो पैरेलल लाइन खींच दिया, सिंगल भी वट है, तो देखिएगा सिंगल भी वट यहाँ पे बनाया नहीं है, इस तरीके से भी बना दिया और इसके ऊपर आर्क लगा दिया, सिंगल भी वट, राइट। अगर मैं इसको डबल बीवट की बात करूं तो देखो सिंगल बीवट में क्या किया, इस प्लेट का केवल अपर कॉर्नर पे हमने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर बेल्ट फिल कर दिया। अब डबल बीवट में हम क्या करते हैं, बोथ साइड में कॉर्नर्स को इस तरीके से कट कर देते हैं एक्स शेप में, राइट ना, और इनको मटेरियल से फिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो डबल बीवट में ये आ गया, ठीक। अच्छा यहाँ देखो एज और बीड, या ये बीड होता है, बीड एज और सील, राइट ना, डीड नहीं होता, बीड होता है ये, ठीक है, बीड एज और सील, राइट। सो इस केसेस में हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और इनका जो सिंबल है बीड का वो इस टाइप का है, देखो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बीड का जो सिंबल है, देखो बीड का जो सिंबल है, ठीक है, ये रहा बीड का सिंबल ये है, ठीक। अब उसके बाद ये है प्लग, राइट। सो अब प्लग को अगर हम ध्यान दें तो प्लग में क्या किया, दो बॉडी है, एक बॉडी में हमने कट लगाया उसको बेल्ट से फिल कर दिया, तो प्लग बेल्ट को इस टाइप से बना दिया है हम लोगों ने प्लग की शेप में। एक आपको प्लग भी आता है, वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आता है, तो प्लग भी इसी शेप का होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्लग जनरली इसी को कहा जाता है, ठीक है। सॉकेट वाली फॉर्म अलग होती है, सॉकेट जो है सेम साइज़ की होती है, ठीक है। रिड्यूसर भी भाई रिड्यूसर भी होता है, लेकिन रिड्यूसर ऐसा नहीं होता, ये प्लग का सिंबल है, ठीक है। चले अब हम आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर फिर आ गया सीलिंग रन। सीलिंग रन का क्या किया है भाई, दोनों को बीवट से जो मतलब बीवट की फॉर्म में जोड़ा है, ठीक है। बस क्या किया, ब्लो साइड में हमने क्या कर दिया, इसको सर बेल्ट से फिल कर दिया, मटेरियल से या मोल्टिंग मटेरियल से फिल कर दिया है। तो आप ध्यान रखें सीलिंग रन, राइट ना, सीलिंग रन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कुलर और बीड या एज या सील एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। बाकी स्पॉट बेल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो बैकिंग सील, देखो बैकिंग स्ट्रिप भाई बोल्ट से कस दिया,
या हमने बोल्ट से नहीं कसा है, यहाँ ध्यान दो, सॉरी इस बात को ध्यान दो। दो हमारे पास प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में गैप छोड़ा हम लोगों ने, और हमने क्या किया, बैक साइड में एक छोटी सी प्लेट लगा दी जो, और मटेरियल को जब ऊपर से फिल किया तो देखिएगा ये 3 साइड से फिल हो गया, ठीक है। जैसे ये इससे भी फिल है, इससे भी से फिल है और इससे भी फिल है, मतलब इसको स्ट्रेंथ मिल गया। तो बैक फिलिंग में पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं। स्पॉट बेल्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि स्पॉट वेल्ड में, अच्छा स्पॉट वेल्ड का क्वेश्चन आता है कि जो हमारी गाड़ियों के फ्लोर बनाए जाते हैं या आप एक्टिवा यूज़ करते हैं तो एक्टिवा का जो स्ट्रक्चर है, राइट ना, जो फ्लोर स्ट्रक्चर है उसको हम किससे बनाते हैं, स्पॉट वेल्डिंग से। स्पॉट वेल्डिंग जनरली क्या किया जाता है, आपके जो रोबोट्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बना देते हैं और दोनों को एक दूसरे को प्रेस किया जाता है, स्पार्क के कारण जो आपकी बॉडी होती है या दो मेटल्स हैं, जैसे दो मेटल्स ही हैं, राइट ना, ऊपर से किसी ने स्ट्राइक किया, राइट ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है नीचे वाली प्लेट में, तो दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगी और मेल्ट होकर चिपक जाएंगी, ठीक है। तो जनरली केसेस में क्या किया जाता है, स्पॉट वेल्ड से ही हम लोग जितने भी फ्लोर होते हैं गाड़ियों के उनको बनाया जाता है या स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, ठीक है। जो हम देखते हैं कि भाई ये चद्दर से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है ना, मेटल सीट से बना हुआ है, तो स्पॉट वेल्ड का सिंबल याद रखिएगा, स्पॉट वेल्ड इस टाइप से, शक्तिमान बना दो इसको, ठीक है, ठीक। सीम बेल्ट, सीम बेल्ट में सर बॉटम साइड में क्या किया जाता है, मॉल्टन मटेरियल रख दिया जाता है और एक दूसरे को चिपका दिया जाता है गैप करके, राइट ना। तो सीम बेल्ट में ध्यान रखेंगे ट्रिपल एक्स, ठीक है, सीम बेल्ट, ठीक है। सो इसको देख लो, ठीक है, ये बिफोर और आफ्टर वाला सीम बेल्ट को हमने क्या किया है, दोनों मेटल्स को बड़े ही, देखिएगा इस केस में क्या होता है, जैसे ये दोनों मेटल्स हैं और इस वाली स्थिति में हमने ऊपर से जोर से हथौड़ा या कोई भी हैमर पटक दिया, तो हैमर पटकने के बाद ये मेल्ट होकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास है मैच्ड सीम बेल्ट, ठीक है। तो सीम बेल्ट में ट्रिपल एक्स और मैक्स सीम बेल्ट में हम क्या करते हैं, एंड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, चलेगा, आगे चलते हैं इसमें। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि सर यहाँ पर सिंगल यू बट, सिंगल यू बट में क्या होगा कि सिंगल यू बट में हम जो दो एजेस होती हैं उन एजेस को इस तरीके से कट कर लेते हैं कि यहाँ पे यू शेप बन जाती है, ठीक है, और उसको मटेरियल से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे यू बनाओ और ये आर्क लगा दो, ठीक है। डबल यू बट में क्या होगा भाई, दोनों साइड में आर्क लगा दो, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर हम कहें कि ये सिंगल बेबल बट, भाई बेबल किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग पेंसिल्स को 3 टाइप से क्या किया जाता है सर छीला जाता है, राइट ना, या शार्प किया जाता है। पहला होता है सर कॉनिकल शेप होता है, दूसरा होता है चीजल शेप होता है, तीसरा बेबल शेप होता है। तो भाई कॉनिकल में तो कौन शेप आ जाती थी हमारी, ठीक है, कौन शेप आ जाती थी, ठीक है, और चीजल में दोनों साइड से क्या किया जाता सर, उसको छेनी की तरह पैना कर दिया जाता था। और बेबल टाइप में क्या होता है, जैसे ये मेरे पास है तो इसका अगर एक एंड कट कर दिया जाए, ठीक है, और कट करके इसको हटा दिया जाए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, बेबल शेप। तो ऐसे ही यहाँ पे जब दो प्लेट्स को जोड़ा जाता है तो एक साइड को, कॉर्नर्स को क्या किया जाता है भाई, इस तरीके से कट कर दिया जाता है तिरछा, और मटेरियल को भर दिया जाता है। तो ये आ गया सिंगल वी बट, बेबल बट। ये डबल बेबल बट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई एग्जाम्स के लिए मैंने देखा हुआ है इसको, ठीक है, कई एग्जाम्स हम अच्छे इसको करके आते हैं, आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टिच हो गया, ठीक है। स्टिच में देखिएगा, स्टिच में मटेरियल को फिल करके, मेटल मटेरियल को फिल करके यहाँ पे वेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये आ गया। उसके बाद मैच्ड स्टिच, मैच्ड स्टिच देखिएगा ये दोनों एक ही टाइप के हैं, सीम्ड, ठीक है, मैच्ड सीम स्टिच और मैच्ड स्टिच, इसमें ही मटेरियल को फिल करके ठोक दिया जाता है या ऊपर से हैमर को गिरा दिया जाता है और आपस में ये चिपक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक और आ रहा है जे बट, भाई जे शेप में यहाँ पे कट कर दो तो जे बट हो जाता है, ठीक है, जे शेप में कट कर दो तो ये जे बनाओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जे बनाओ ऐसे, राइट ना, और ये के बना दो तो जे बट, डबल जे बट हो गया भाई, बोथ साइड में एक लाइन बनाई ऐसे जे और एक नीचे की साइड में जे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन बेल्ट, ठीक है, प्रोजेक्शन बेल्ट का सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन बेल्ट। इसमें भी मटेरियल को क्या किया जाता है, ऊपर से जैसे इन दोनों को इस शेप में बनाया, इसको अपर वाली को, और इसके ऊपर जोर से क्या किया, एक हैमर को पटक दिया, तो उसके बाद ये इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कौन सा प्रोजेक्शन, ठीक है। फ्लश में भाई ये पाइप्स वगैरह जो होते हैं उनको ट्यूब्स को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा एसी वगैरह के काम या एसी के पाइप्स को जोड़ने के लिए जो बाहर से एसी का पाइप जो आता है, राइट ना, उस पाइप को ज्वाइन करने के लिए जो जनरली आपके भाई कॉपर का बना होता है, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम फ्लश बेल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लश शेप है, तो फ्लश का ध्यान रखें। और ये फ्लश तो आपको याद होगा अगर मूवी देखी हो आपने, राइट ना, ठीक है। सो यहाँ पर ये फ्लश वही है उस टाइप का, ठीक है। स्टड वेल्ड में कोई ज़्यादा खास नहीं है। स्टड वेल्ड का स्टड है, इस टाइप से स्टड टाइप का ही एक सिंबल दिया जाता है, ठीक है। स्टड बोल्ट भी होता है, ध्यान रखें, जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, थ्रेड बने होते हैं, हेड नहीं होता, उसे स्टड बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। बट रेजिस्ट, इसमें भाई एक दूसरे को प्रेस करके जोड़ दिया है, तो ये बट रेजिस्ट है इस तरीके से। और यहाँ पर फ्लश में क्या किया जाता है, एक दूसरे को फंसा के जोड़ दिया जाता है, ठीक है, चलेगा। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा, या इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये बेल्ट जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इन्हीं से जहाँ तक है बेल्डिंग वाले पोर्शन से क्वेश्चंस प्रोजेक्शन के यहीं से आएंगे, 100% यहीं से आएंगे, ठीक है, चलेगा। हम आगे चलते हैं इसमें। देखिएगा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लेके आया हूँ केवल, राइट ना, ध्यान दें। यहाँ पर मुझे देखिएगा, चैम्फर वाले फॉर्म को पहले देख लेते हैं। चैम्फर, भाई चैम्फरिंग जनरली कितने पे की जाती है, जनरली 40 या 30 डिग्री पर, 45 या 30 डिग्री पर की जाती है, ठीक है। वेंडिंग ऑफ अ शार्प कॉर्नर, राइट ना, इज नोन एज चैम्फरिंग, ठीक है। जनरली चैम्फरिंग क्या किया, शार्प कॉर्नर को बेंड करना या मोड़ना, या सर इनकी धार को कम कर देना ही क्या होता है, चैम्फरिंग होता है, जिससे बहुत सारी घटनाएं, जैसे जो वर्किंग प्लेसेस पे जो मेंबर हैं, राइट ना, उनके किसी भी टाइप का सर इंजरी ना हो, उससे बचने के लिए, ठीक है, ये जनरली कर दिया जाता है। दूसरा, चैम्फर करने का एक और रीज़न होता है, जैसे बोल्ट वगैरह की चैम्फरिंग है, या जिनमें हम रिंग स्पैनर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको आसानी से सर उनसे निकाला और उन पर लगाया जा सके, ठीक है, माउंट किया जा सके, तो उसके लिए भी हम चैम्फरिंग करते हैं, ठीक है। बेबल क्या होता है, बेबल जो होता है 45 डिग्री पर कर दिया जाता है, या ज़्यादा 45 से ग्रेटर एंगल पे नहीं करते, हमेशा लेस एंगल पे किया जाता है बेबल जो है, ठीक है। तो बेबलिंग जो है इस टाइप से कर दी जाती है, ठीक। अब बात आती है कर्व। कर्व जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर एक स्लॉट का बना देना, क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है। किसी बॉडी के अंदर एक स्लॉट को बना देना कर्व होता है, ठीक है। दो बॉडी हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, या दो मेंबर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो हम मेंबर बनाते हैं, थर्ड मेंबर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, रिब होता है। क्या होता है भाई, रिब। ध्यान रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, कर्व, रिब, ठीक है। बेवल, चैम्फर, रिलीफ बताया था मैंने, भाई स्लॉट काट देना किसी मशीन पार्ट्स के एंड में, या यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट जनरली रिलीफ क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के काम आता है। हम लोग जनरली केसेस में बोल्ट है, शाफ्ट है, इन पे कोशिश करते हैं कि एक रिलीफ बना दिया जाए ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, और वो आसानी से टूटे नहीं, ठीक है, चलेगा। उसके बाद जनरल वियरिंग वगैरह जो है हमारे पास, देखिएगा जनरल वियरिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से क्रॉस करके, या फिर आप ध्यान दीजिएगा जैसे कोई बियरिंग है तो उस बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है, बोथ साइड में हम क्या करें, क्रॉस लगा दें, या अंदर की साइड क्रॉस लगा दें। ये बुश बियरिंग है, राइट ना, जनरल वियरिंग, बुश वियरिंग, और ये वॉल वियरिंग है, राइट ना, जो वियरिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनमें छर्रे लगे रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, छर्रे, खोके मत समझना, छर्रे केवल, ठीक है। तो ये वॉल वियरिंग है, ठीक है, जिसमें बॉल्स लगी रहती हैं, गोटियां लगी रहती हैं गोल गोल, ठीक है, ये बुश बियरिंग है, ठीक। तो बुश बॉल बियरिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये शाफ्ट है हमारी, ठीक है, शाफ्ट एंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये एक साइड को ही क्या किया जाता है, आपका सेक्शन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, एंगल आयरन है, एंगल आयरन सेक्शन है, ठीक है, ये बेवल की हुई शेप है, ठीक, ठीक है। बात आती है यहाँ पे कि शाफ्ट है, शाफ्ट पर जनरली हम कॉलर लगाते हैं, ये ठीक है, कॉलर लगाते हैं। अब यहाँ आते हैं, एक बोर है और एक शाफ्ट है, ठीक। अब ध्यान दें, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, बोर जो हॉल है वो बोर है हमारा, राइट ना, ये शाफ्ट है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, या इन दोनों की जो डायमेंशन में जो डिफरेंस है, उसे हम अलाउंस कहते हैं। 3-4 टर्म हैं जिनको आप अच्छे से याद रखिएगा। पहली टर्म है आपके पास फिट,
राइट ना, टाइटनेस और लूजनेस को फिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लिमिट्स क्या होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से एक ही साइज का या थ्रू आउट एक ही साइज के नहीं बना सकते, बहुत सारे स्लॉट को। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज कीजिएगा मैं सर 100 mm डाया की शाफ्ट बनानी है, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लॉसेस की वजह से या वियर टियर की वजह से क्या होता है कि शाफ्ट का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्टेबल लिमिट बना लेते हैं भाई, एक लोअर लिमिट बना देते हैं कि अगर 100 mm की है तो 99 mm तक एक्सेप्ट कर लेंगे, और सर 1 mm तक हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हो जाती है। तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही बॉडी है, उसके दो साइज जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बीच या उनकी अपर मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो अपर लिमिट होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दो डायमेंशनिंग सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सर आपका यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड दिया जाता है, और एक होता है वाई डायरेक्शनल, राइट ना, दोनों साइड दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। अब बात आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस, ठीक है, तो टॉलरेंस जो होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक ही ऑब्जेक्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस टॉलरेंस हो गया। उसके बाद फिर आता है आपके पास अलाउंस। जब मीटिंग बॉडीज जो होती हैं, जो मीटिंग बॉडीज हैं, राइट ना, उन मीटिंग बॉडीज में जो डिफरेंस है, राइट ना, जैसे ध्यान दीजिएगा ये बोर है, तो अगर मैं बोर को इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे कलर चेंज करके देखते हैं अपन, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये बोर है, तो भाई ये बोर का अपर साइज है, अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट, तो बोर में उल्टा पड़ा जाएगा भाई, ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। ठीक, और शाफ्ट के लिए क्या होगा, शाफ्ट में अगर मैं कहूँ कि भाई शाफ्ट में अप साइड में अपर लिमिट और लोअर साइड में लोअर लिमिट, तो ध्यान दो, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों बॉडी पार्ट्स को जब मैं मिला रहा हूँ, तो मिलाने पर जो इनके बीच में गैप है या जो इनके बीच में डिफरेंस है, वही क्या है, हमारा अलाउंस है, राइट ना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। अलाउंस, तो अलाउंस क्या होता है सर, बॉडी की मीटिंग बॉडीज के बीच में जो क्लियरेंस है, या हम कह सकते हैं जो साइजेस में डिफरेंस है, वही क्या है हमारे पास सर, अलाउंस है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे इसमें, सीम, राइट ना। सीम, भाई सीम जनरली क्या किया जाता है, जैसे कहीं पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह के जो टायर हैं, उनको अगर लूज होते हैं, या किसी जगह पर हम जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं अगर वो लूज होते हैं, तो उनको सर हम टाइट करने के लिए या उनकी लूजनेस को ख़त्म करने के लिए सीम का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, यहाँ पर ये हमें की वे दे रखा है। ठीक है, ये हब है, ये वाला पार्ट भाई जिसमें शाफ्ट लगी हुई है वो हब में लगती है, और शाफ्ट और हब के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है ताकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन ना करें, उसे हम की वे बोलते हैं। तो की वे में सर बहुत सारी टाइप की वे की यूज़ करते हैं हम लोग, जिनमें यहाँ पर जो रिप्रेजेंट है वो जिव हेड टाइप की है। ये देख कैसी है, जिव हेड है, राइट ना। इसमें टेपर कितना है, 1/100, मतलब 100 mm चलने पर 1 mm का इसकी थिकनेस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखो ये जो मुझे दिया हुआ है कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नर्लिंग, राइट ना। दो टाइप की नर्लिंग होती है, ध्यान रखेंगे, दो टाइप की नर्लिंग होती है। एक होती है स्ट्रेट नर्लिंग, ठीक है, और दूसरी होती है डायमंड नर्लिंग। जनरली आप लोग जिम जाते हैं तो जिम वगैरह में आपने देखा होगा कि जो रॉड होती है, पुशिंग या पुलिंग रॉड जो होती हैं, उन पर सर खुरदरापन दे दिया जाता है, रफनेस बना दी जाती है ग्रुप्स काट कर, राइट ना। तो एक दो टाइप सी होती हैं, या तो जनरली स्ट्रेट दिया जाएगा या फिर डायमंड शेप में दिया जाएगा। तो टू टाइप की नर्लिंग होती है, राइट ना। नर्लिंग क्या करती है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टू मीटिंग बॉडीज, राइट ना। सो ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रेट नर्लिंग, स्ट्रेट नर्लिंग कलर, स्ट्रेट नर्लिंग, स्ट्रेट नर्लिंग, राइट ना, और दूसरी होती है डायमंड नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। तो यहाँ पे देखिएगा ये किस टाइप की दे रखी है, इस टाइप से दे रखी है। सो ये डायमंड नर्लिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बीच में जो बना हुआ है वो क्या है, नेक है। नेक मीन्स होता है गर्दन, राइट ना। नेक फॉर्मेशन होता है जब भी आप किसी शाफ्ट को या किसी मटेरियल को खींचते हैं, राइट ना, या टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो उस केस में नेक फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा शाफ्ट वगैरह में, ठीक है, सॉम में पढ़ा होगा कि जब भी किसी बॉडी को हम क्या करते हैं भाई, खींचते हैं, तो उस केसेस में नेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ठीक। तो ये नेक फॉर्मेशन है। काउंटर बोर क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, राइट, अगर बेटा हमने इसमें
हॉल बना रखा है और इसमें हमें एक बोल्ट को कसना है, तो इसका हेड कहाँ आएगा, अपर साइड में आएगा, राइट। हम चाह रहे हैं कि ये हेड अपर साइड में ना कि क्या हो सर, जो सरफेस है उसके फ्लोर लेवल में ही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और बड़े साइज का ग्रुप दे देंगे जो हेड को क्या करेगा, इसके अंदर इनलेट करा लेगा। तो इस केसेस में क्या होगा कि हमारा ये वाला पार्ट कहाँ चला गया सर, अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस केसेस में हमने जो एक्स्ट्रा बोर किया हुआ है या बड़ा साइज का जो हॉल बनाए हुए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, हमारा CBR होता है। अगर इसी को हम फनल टाइप में बना दें, फनल टाइप का मतलब इस टाइप से बना दें, ठीक है। जैसे आपने स्क्रू देखा होगा, कई बार स्क्रू आपने देखा होगा कि जो स्क्रू होता है उसमें इस टाइप से होता है स्क्रू, जो है फनल टाइप का होता है, राइट ना। तो स्क्रू को हम जब कसते हैं तो स्क्रू अपर सरफेस में ना रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, स्क्रू की शेप साइज का क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बना देंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, CSK, काउंटर संक, राइट ना। सिंक नहीं है, काउंटर संक, राइट ना। सो CSK काउंटर संक और CBR काउंटर बोर। CBR एंड CSK की जो टर्मिनोलॉजी है, राइट ना, डायमेंशनिंग सिस्टम है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो काउंटर बोर एंड काउंटर संक, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा ये बुश है, जो केबल क्या कर रहा है भाई, बुश कैसा होता है सर, एक सॉकेट टाइप का होता है, ठीक है, जो सर लाइट मेटल से बना होता है या सर आसानी से घिसने वाला, राइट ना, बियरेबल मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो गन मेटल वगैरह जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अंडरकट अंदर दे दी जाती है। अंडरकट जनरली दो चीज़ों के लिए दी जाती है, एक तो सीम करने के लिए और दूसरा सर ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह को फिल करने के लिए दिया जाता है, राइट ना। ऑयलिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। बात आती है यहाँ पे, देखिएगा दो टाइप की नर्लिंग होती है, स्ट्रेट नर्लिंग है, राइट, और दूसरा है डायमंड नर्लिंग है। तीसरा यहाँ पे ध्यान देंगे, एंड है, स्क्वायर एंड, ठीक है। अगर किसी का स्क्वायर एंड हमें दिया हुआ है तो ध्यान दें इस बात को, स्क्वायर एंड अगर किसी का है, जैसे इसका ये वाला एंड स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे, पॉइंट क्लियर है, ठीक। अगर दोनों एंड स्क्वायर हैं किसी शाफ्ट के तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर वियरिंग है, राइट ना, नीचे की साइड में जो दिया हुआ है वो क्या है, मेरे पास वियरिंग दिया हुआ है। देखो बियरिंग मैंने आपको बताया था भाई, बियरिंग है, ये जनरल बियरिंग है, वॉल बियरिंग, राइट ना। ये एक बॉल बियरिंग है, ठीक है, एक शाफ्ट पर लगी हुई है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स पर क्या बना देते हैं भाई, इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चलिएगा नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया है, एक और है हमारे पास, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, देखें ध्यान से, क्या है ये सर, ये एक नट है जिसका नॉमेनक्लेचर या डायमेंशनिंग हमें दे रखी है टोटल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नट जनरली हेक्सागोनल शेप का होता है या स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो नट का अंदर का जो ग्रूव्स का हॉल या थ्रेड का जो हॉल होता है, राइट ना, वो इसका जो हेड है, राइट ना, या नट का जो थिकनेस है उसके बराबर ही होता है। ध्यान दीजिएगा, जितना हम यहाँ पर सर थ्रेड के लिए डायमीटर ले रहे हैं, राइट ना, थ्रेड डाया ले रहे हैं, उतना ही इसका थिकनेस का थिकनेस होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ नट किसके बराबर होती है सर, डाया के बराबर होती है जनरल केसेस में। दूसरा, इसकी चैम्फरिंग कितने पे की जाती है, 30 डिग्री पर की जाती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा नट है, राइट ना, या बोल्ट है, उनकी चैम्फरिंग कितने पर की जाती है, तो हम बोलते हैं जनरली 30 डिग्री पर की जाती है। एंगल ऑफ चैम्फर 30 डिग्री। विड्थ ऑफ अक्रॉस द फ्लैट, ठीक है, फ्लैट्स मतलब अगर हम कहें कि ये इसका टॉप व्यू से हम देखें तो इस टाइप्स का बनेगा, हेक्सागोनल दिखेगा सर। तो ये जो फ्लैट्स हैं, इन दोनों के बीच की जो विड्थ होती है वो सर जो आपका डाया है उसका 1.5D प्लस 3 mm के बराबर होती है। ध्यान दें, 1.5D प्लस 3 mm, ठीक है, किसके बराबर है, 1.5D प्लस 3 mm। अच्छे से दिख रहा होगा,
देख लो 1.5D प्लस 3 mm, ठीक है। रेडियस ऑफ चैम्फर, भाई देखिएगा ये चैम्फरिंग है, तो ये चैम्फरिंग का जो रेडियस यहाँ पे बन रहा है वो 1.4D का बनता है, ठीक है। जनरल केसेस में ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये रफ वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, हेक्सागोनल के इस एंड से इस एंड की जो डिस्टेंस होती है वो डाया के डबल के बराबर होती है, 2D के बराबर होती है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये फ्लैंज नट है, जब नीचे वॉशर लगा हो बोल्ट के साथ में तो उसे फ्लैंज नट बोलते हैं, और वॉशर की जो थिकनेस होती है वो 25 mm होती है सर, हेड की थिकनेस का, ठीक है। 25% कह सकते हैं, या 0.25D, डाया की 0.25D थिकनेस होती है, ठीक है। और जो वॉशर है उसका डाया जो होता है 2.2D होता है, ठीक है भाई। जो बोल्ट है उसका भाई मैक्सिमम लेंथ कितनी है भाई, ऐसे हेक्सागोनल की शेप में डायगोनली सर 2D होती है, ठीक है। अगर ये देखो, ये कितनी होती है मैक्सिमम, 2D के बराबर होती है। अंदर का कितना है सर, D के बराबर है। थिकनेस कितनी है, D के बराबर है। ये कितनी हो गई सर, 0.5D के बराबर। और ये कितना है वॉशर सर, 2.2D के बराबर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम कैप नट बोलते हैं, ऊपर की साइड से कप है, और इसको डॉम नट बोलते हैं जब डॉम कर दिया जाए, ठीक है। तो डॉम 0.5D का होता है, तो हम कह सकते हैं डॉम नट जो होता है 1.5D थिकनेस का होता है, और ये वाला भी 1.5D का होता है, ठीक है। डॉम जो है आपका 1.5D प्लस 3 mm का होता है, क्योंकि आप ध्यान दें, हम डॉम जो बनाने जा रहे हैं वो इस पूरे पे ही तो बनाएंगे, राइट ना। तो फ्लैट्स के बराबर की डिस्टेंस पर बनाएंगे तो फ्लैट्स के बराबर का डाया ले लेंगे, ठीक है। चलेगा, हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब बताओ मुझे, ये जो डायमेंशनिंग दे रखी है वो नॉन फंक्शनल है कि नहीं है, नॉन फंक्शनल है। लेकिन अगर हम कहें कि सर जो बोल्ट है उसकी थिकनेस अगर हम रिप्रेजेंट, वो नट जो है उसकी थिकनेस रिप्रेजेंट करें तो वो फंक्शनल होगी, क्योंकि उतनी थ्रेड की थिकनेस होती है या लेंथ होती है, ठीक है। जब भी दो नटों को, एक होता है लॉक नट, एक होता है सर आपका नट, और एक होता है लॉक नट। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो इनकी दोनों की थिकनेस जो है 1.8D होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.6D, 8 नहीं 1.6D होना चाहिए, ठीक है। सो 1.6D होना चाहिए। तो देखिएगा, आप ध्यान दो इस बात को कि अगर मैंने एक नट लगाया और एक लॉक नट लगाया, तो लॉक नट यहाँ पे 0.6D का है, ठीक है, और नट यहाँ पे D का है, तो दोनों की थिकनेस 1.6D हो गई। और अगर मैंने लॉक नट अपर साइड में लगाया और नट नीचे की साइड में लगाया तो इस केस में 1.6D। लेकिन मैं अगर दो लॉक नट ही लगा दूं तो 1.8, वो 0.8D प्लस 0.8D दोनों जुड़कर क्या बना देंगे आपके सर, यहाँ पर नट का काम करेंगे। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब अगर इसमें कोई टॉपिक बचा होगा, ठीक है, डायमेंशनिंग टेक्निक्स में, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रॉपर अगले वीडियो में सर साथ में ही इंक्लूड करके लेके आऊँगा, राइट ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए प्रोजेक्शन पे बनाने जा रहा हूँ, राइट ना, स्केल और प्रोजेक्शन का, ठीक है। हम उसको जल्दी मिलने वाले हैं। थैंक यू।